हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के आंसर के। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आने लगे कि सर हमें आंसर बता दो, तो भाई आप सभी के पेपर का हम लेकर आ चुके हैं पूरा का पूरा एनालिसिस। चलिए बात करते हैं आपके पेपर की बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 16 एमसीक्यू हैं और इसके बाद में फिर आपके खा या बी सेक्शन के हैं, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर के और फिर आपके 6 नंबर के। 6 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, 3 ही क्वेश्चन आए और 4 नंबर के अगर क्वेश्चन कहें तो 4 नंबर के लगभग 6 क्वेश्चन आए। पेपर टोटल 80 मार्क्स का आया एज़ ऑलवेज़, जैसा कि हमेशा आता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही असेशन और रीज़न का था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कभी-कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कई सारे सामाजिक कारण हैं, लोग शहरी जीवन इसलिए पसंद करते हैं या लाइफ़स्टाइल अच्छा है, यहाँ पर सुरक्षा है या और भी कई सारी बातें हैं। इसके अलावा शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी जी जा सकती है। देखो, तो ये अगर हम बात करें तो कई सामाजिक कारण से लोग पसंद करते हैं, तो गुमनामी की जीवन जीना ही केवल एक सामाजिक कारण नहीं है, और भी कारण हो सकता है। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। रीज़न जो है इस असेशन का ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो दोनों सही बात, लेकिन उसकी ये सही व्याख्या नहीं करता। तो ये हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुल्तानगंज ड्रम भारत के विज्ञान और कथा लेखन का प्रारंभ नमूना है और विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखक द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण है। ये सुल्ताना जो अपने सपने में एक जो है जादुई मुल्क का सफर पर जाती है, उस मुल्क की क्या खास बात है? तो उस मुल्क की क्या खास बात है? तो उस मुल्क में स्त्री और पुरुष मिलकर सभी कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है? भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार होता है। भेदभाव को प्रमाणित करना कठिन होता है। भेदभाव करते समय एक व्यक्ति को उसके अवसर के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है और दूसरों के लिए खुला रहता है। भेदभाव को प्रमाणित करना आसान होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भेदभाव दूसरे समूह अथवा प्रति के साथ किया गया व्यवहार होता है और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पर लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा-सा कि एक पर्सन को या उस व्यक्ति को अवसर से क्या किया जाता है, वो अवसर नहीं दिए जाते, जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर फर्स्ट वाला हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ग्रामीण इलाकों में भूख और भुखमरी की समस्या को समाधान करने के लिए क्या किया है? तो ऑप्शन ए जो है आप सभी का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है, इसको स्टार्ट किया, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अस्पृश्य जिसे आम बोल चाल में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अंतर्घृणित व दूषित पहलू है, जो कि धार्मिक कर्मकांडों से दृष्टि से शुद्धता और शुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान स्टेटमेंट है और इसको लेकर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अस्पृश्यता इनमें से क्या सही है? अस्पृश्यता इसमें बताया गया, अस्पृश्य जाति व्यवस्था का बहुत ही अच्छा पहलू है। जाति व्यवस्था का अच्छा पहलू है, ये बिल्कुल भी गलत बात। अस्पृश्यता में सभी जाति के सदस्य के साथ स्वधार्य का प्रावधान होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें धार्मिक और कर्मकांड के आधार पर हम शुद्ध-अशुद्ध की बात करते हैं। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि भई किसके द्वारा पुणे में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला गया था? तो ज्योतिबा फुले बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है, डैश समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो डैश के निजी क्षेत्र से परे होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नागरिक समाज। क्या हो जाएगा आपका? नागरिक। नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो क्या है, परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों के बाहर होता है। तो आपका ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला, आधुनिक पश्चिम में इसका मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसे धर्म के प्रभावों में कमी आती है। आधुनिक सिद्धांत में प्रतिपादक विचारकों की मान्यता रही है कि आधुनिक समाज में ज़्यादातर स्वतंत्र निरपेक्ष होते हैं। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हो इसमें, आधुनिकीकरण हो रहा है। अब मॉडर्नाइज़ेशन की वज़ह से भई धर्म वग़ैरह का जो भेदभाव है वो खत्म होता जा रहा है। अब अगला फिर से असिस्टेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन है, अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर आश्रित थे। ठीक है। वनों के दोहन यानी कटाई तो जो है
सुव्यवस्थित रूप से ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया और वह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद भी जारी है। तो भई बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भई जो है ए उसकी सही व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तहसीब ए निवास इनमें से क्या है? पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की पत्रिका समाज सुधार या पंजाब से निकलने वाले पुरुषों की पत्रिका? तो ये पंजाब से निकलने वाली महिलाओं की एक क्या है? पत्रिका का नाम है। भारतीय संविधान के निर्माता ये जानते थे, क्या जानते थे? कि एक सुदृढ़ व संयुक्त राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करना और अपनी संस्कृति, भाषा विकास करने में नियमित होगी। ठीक है, ये बात कह सकते हैं लेकिन आगे भी पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि एक सुदृढ़ और संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति, भाषा को की स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो यहाँ पर एक तो कहता है होगी, पहला पॉइंट और दूसरे वाला नहीं होगी। अब अगले पॉइंट को भी पढ़ते हैं। एक सुदृढ़ और संयुक्त राष्ट्र निर्माण तब होगा जब जनता के सभी वर्ग अपने धर्म का पालन और अपनी संस्कृति भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। और एक सुदृढ़ व संयुक्त राष्ट्र निर्माण तब होगा जब सभी वर्ग अपने धर्म का पालन करने, अपनी संस्कृत भाषा को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो 2 नेगेटिव पॉइंट है और 2 पॉजिटिव पॉइंट है। तो वही इसके अंदर ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला असेशन और रीज़न वाला पॉइंट आपके शुरू हो गए। अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो जो है सुविधावंचित कहे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है बहुसंख्यक वर्ग जननांग के प्रभुत्व के कारण धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेष की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु ये जो है इसकी व्याख्या सही नहीं है। ये कह सकते हैं। अगला भी असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, हमारे देश में स्थायित्व संसदीय विधि एवं शिक्षा ब्रिटिश व्यवस्था के प्रारूप के प्रतिमान पर आधारित है। सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी जो ब्रेड आमलेट या फिर आपका कटलेट जैसे खाद्य पदार्थ आमतौर पर मिलती है। तो भाई ये बिल्कुल ठीक बात है, मिलती है और ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो खा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जन्म से मिल रहा हो और जो जन्म के मरने के बाद नष्ट हो वो डैश है। जन्म से क्या मिलती है हमें? हमारी जाति मिलती है। और याद रखना आप सभी को, इसी बात से हम कह सकते हैं डैश का संबंध यांत्रिक उत्पादन से है, जो कि शक्तिशाली गौरवमय संसाधन वाष्प युक्त निर्भर है। क्या है? यांत्रिक उत्पादन का उद्देश्य है। यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य क्या होता है? औद्योगिकरण होता है, मशीनीकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिकरण। अब इन दोनों ऑप्शन में आगे क्या कहता है? जो शक्ति और गौरवमय संसाधन वाष्प व विद्युत पर निर्भर है। ये आपका औद्योगिकरण ही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आगे शुरू होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर? तो इसमें जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर जो होता है, ये आपका प्राकृतिक वृद्धि दर। अब इसके बाद में अब आपके थोड़े से क्वेश्चन आ गए हैं पैसेज बेस्ड, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। अब क्या का पेपर थोड़ा-सा इस तरीके का है कि हम हर कोई परिवार से उत्पन्न हुए हैं। हम सब अधिकांश लोग परिवार के अनेक वर्ष बिताते हैं, यानी शादी से पहले ज़्यादातर लोग अपने परिवार में रहते हैं। आम तौर पर हम अपने परिवार से गहरा संबंध व लगाव महसूस करते हैं। कभी-कभी हम अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, जो हमारे रिश्तेदार भाई-बहन होते हैं, इसके अलावा चाचा-चाची, मामा-मामी तथा चचेरे भाई-बहनों के बारे में बहुत लगाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरों के बारे में हम ऐसा महसूस नहीं करते। इसको हमने पढ़ा और इसको हमें बताना है पढ़ने के बाद में कि परिवार किस प्रकार एक व्यक्ति के निर्माण में सहायक होता है और अपने उत्तर का समर्थन दे। 2 पॉइंट लिखने हैं। वही परिवार का सबसे पहला विद्यालय जो होता है, एक पर्सन के लिए वो उसका परिवार होता है। परिवार से वो अच्छे गुणों का आचरण सीखता है, व्यवहार सीखता है। दूसरी बात परिवार हमें क्या करता है, उस परिस्थिति में हमारे साथ रहता है जब समाज का और कोई वर्ग हमारे साथ नहीं रहता। जब हम संकट के समय में रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिवार हमारे साथ रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास की अनिवार्यता में जनजाति के प्रति राज्य का रुख और अभिवृद्धि को शासन किया है और आज राज्य की नीति को आकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास के निर्माण पर विशेष रूप से नहर युगीन बड़े-बड़े बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए और जो है खानों की खुदाई की गई, क्योंकि जनजातीय इलाकों में खनिज संपन्न बहुत ज़्यादा थे। वन आच्छादित यानी जहाँ पर वन बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर जनजातीय लोग भी रहा करते थे। लेकिन उनके रहने से वहाँ पर जो है विकास नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो संसाधन है उसको निकाला नहीं जा पाता। इसीलिए बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना पड़ा। इस गद्यांश को हमने पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद में हमें ये बताना है जनजातीय लोग शेष भारतीय समाज के विकास के अनुपात में बहुत अधिक कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। सबसे पहली बात तो जो जनजातीय लोग हैं, उन लोगों को अपने आवास छोड़ने पड़ रहे हैं। सबसे पहली कीमत जो सदियों से यहाँ पर लोग रहते आए,
उनको वो आवाज़ छोड़ने पड़ रहे हैं। दूसरा, इनकी संस्कृति, इनका कल्चर, इनका पहनावा, जो निश्चित उस स्थान पे सदियों से चला आ रहा था, वो भी इनको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2 नंबर में आप केवल इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, स्त्री व बाल बाल, स्त्री, पुरुष अनुपात में गिरावट के कोई 2 कारण बताओ। यानी बाल, स्त्री, पुरुष की में अनुपात में गिरावट आ रही है। यानी अगर हम देखें स्त्री-पुरुष के अनुपात का, यानी जो सेक्स रेशियो है, उसमें भाई गिरावट आ रही है। उसके रीज़न कई सारे, नेगेटिव कोई भी 2 पॉइंट आप इसके अंदर बता सकते हो। अगला, जाति और जनजाति में अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते थे। आत्मसमर्पण का क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली आपके सपोर्टिंग मटेरियल से और बुक से क्वेश्चन बन चुका है, तो उसको कर सकते थे। बड़े-बड़े क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे, मैं उसको समझा रहा हूँ, तो पहले मैं उसको समझाऊँगा, उसके बाद में आप उसका आंसर तो डायरेक्टली अपने याद कर रखे होंगे। भारत में जन्म जन्मे, यहीं पले-बड़े और यहीं पले-बड़े हम सब जानते हैं कि सामाजिक विषमता एक बहिष्कार एवं जीवन की जो है वास्तविक है। लेकिन हम गलियों और रेलवे स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं, हम छोटे बच्चों को घरेलू नौकरी, भवन निर्माण में कार्य करते हुए देखते हैं, सड़कों के किनारे बने चाय के जो दुकानें होती हैं या फिर जो ढाबे होते हैं, उनमें सफाई करने वाले या छोटे-मोटे काम करते हुए देखते हैं। सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं? देखो, सामाजिक विषमता कई प्रकार की हो सकती है। सामाजिक विषमता का मतलब हमारी जाति व्यवस्था से हो सकता है। सामाजिक विषमता हम लोगों के रहन-सहन से आ सकती है, सामाजिक विषमता हमारी भाषा से भी आ सकती है। किस प्रकार सामाजिक जो विषमता है जीवन की एक वास्तविकता है। देखो, समाज में हर एक तरह के लोग, हर एक अलग-अलग है एक-दूसरे से, कोई भाषा में, कोई बोली में, कोई कद-काठी में, कोई किस तरीके से। इसके अलावा सबकी मानसिक योग्यता अलग-अलग है, जिसकी वजह से कई की मजबूरी है कि जो वो काम करते हैं, तो इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता एक जीवन की एक वास्तविकता है। सन 1901 में किसके निर्देश में जनगणना कराई गई थी? तो इसका आंसर आपको देना है और इसका महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? अगला, देखो भई, ये इस वर्ष की सबसे पहली जनगणना थी, 20वीं शताब्दी की, इसीलिए थोड़ी-सी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको इसका याद रखना है, इसका रीज़न। इसके अलावा एक स्तर पर एक देश दूसरे देश पर शासन करना उपनिवेश माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशीकरण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत के इतिहास से स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान अनुसार विभिन्न प्रकार के समूह और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पे शासन होते रहे। आज आधुनिक भारत का निर्माण करते हुए लेकिन हमें औपनिवेशिक शासन की अन्य शासन से अलग और प्रभावशाली लग रहा है। देखो, कहा गया है इस लाइन में, इनका कहने का मतलब है कि भारत में सदियों से किसी न किसी ने शासन ज़रूर किया है, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने शासन किया उसके बाद हमारा रूपरेखा ही बिल्कुल अलग हो गई। हम अगर देखें तो हम पे अलग-अलग तरह के राजाओं ने राज किया, शासन में मुस्लिम, हिंदू, अलग-अलग राजाओं ने राज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो प्रभावशाली रहा, वो अंग्रेज़ों का ही रहा। हमारे रहन-सहन में परिवर्तन आ गया, हमारी भाषा में परिवर्तन आ गया, हम लोगों की प्रगति में परिवर्तन आ गया, हम लोग अपने आवास, अपने कार्यों को छोड़कर अब नए-नए कार्यों को करने में लग रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि इसके अंदर उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब किसी एक कॉलोनी के द्वारा किसी नई कॉलोनी में जाकर स्थापित हो जाते हैं और धीरे-धीरे उस पूरी की पूरी व्यवस्था पर उसका नियंत्रण हो जाता है। जैसे अंग्रेज पहले भारत में अपनी कंपनी स्थापित करी और धीरे-धीरे उन्होंने हम पे पूरा कंट्रोल कर लिया। और उपनिवेशवाद के कारण जो परिवर्तन आए वो किस प्रकार के थे? देखो, उपनिवेशवाद के बाद में हमारी संस्कृति बदली, हमारी पहचान बदली, हमारी भाषा बदली और साथ ही साथ में हम पे जो शासन करने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल बदल गया। तो आप ये भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं बल्कि औपनिवेशिक आधुनिकता में जो है आंतरिक विरोधाभास का उदाहरण है। पश्चिमी शिक्षा को लेकर अगर हम देखें तो जब से हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा और मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है। अंग्रेजी भाषा में कुशल मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पश्चिमी दार्शनिक के विचारों को पढ़ा और प्रजातांत्रिक विचारधाराओं से अवगत कराया। यानी जो यूरोप में विचारधाराएँ पनपी, उन विचारधाराओं को हमारे सामने लेकर आए। तो इस तरीके से हमें बताना है कि अंग्रेजी जो शिक्षा है, उसने कैसे नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया। देखो, मध्यम वर्गीय लोग वो थे जो अंग्रेज़ों की भाषा समझ रहे थे और साथ ही साथ में वो बिल्कुल गरीब भी नहीं थे, मज़दूरी भी नहीं करते थे, ना ही यहाँ पर परंपरागत कोई कार्य कर रहे थे। वो अंग्रेज़ों के सहायक बन गए एक तरीके से। अंग्रेज़ को सहायता देते थे, अंग्रेज़ी भाषा जानते थे, हमारे बीच में भी रहते थे, तो वो एक तरीके से कंट्रोल अंग्रेज़ों का जो कंट्रोल हम पे था, उसमें कोऑर्डिनेशन का वो काम करते थे। क्या आप इस कथन के विषय के बारे में सोचते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो जी बिल्कुल, ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से, जैसे लगान फ़िल्म आपने देखी है, तो उसमें कुछ ट्रांसलेटर होते हैं, वो मध्यम वर्गीय बन गए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को भारतीय समाज को समझने में, उनको शासन करने में काफ़ी हद तक उन्हें मदद करी थी। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, वो औपनिवेशिक काल में नगरीकरण के पुराने शहरों के अस्तित्व का कमज़ोर हो गया। औपनिवेशिक काल के कारण जो पुराने नगर थे हमारे, जैसे प्राचीन नगर थे, वो कमज़ोर हो गए। उनकी जगह आज नए, जैसे व्यापारिक जगह विकसित हो गई है, जैसे कलकत्ता विकसित हो गई है, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे परंपरागत पहले धार्मिक नगर हुआ करते थे, दिल्ली विकसित हो गई है। दिल्ली के अलावा अगर आप देखोगे आगरा विकसित हो गई। तो जो राजाओं
जो अंग्रेजों के शासन की वजह से विकसित हो गई। याद रखना है आप सभी को। सन 1690 में अंग्रेजी व्यापारी जिसका नाम था जॉब चाणक्य था, वो हुगली की नदी के तट पर, है ना, 3 गाँवों यानी कोलकाता, गोविंदपुर और आपका सुल्तानपुर पर पट्टे पर लिया और उसने उन तीनों गाँवों को व्यापारिक अड्डा बना दिया। हुगली नदी के किनारे ही उसने फोर्ट विलियम की रक्षा करने के लिए अपना एक किला बना दिया। आप हिस्ट्री पढ़ते, ये चैप्टर तो वैसे डिलीट है हिस्ट्री में, जिसमें फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा 12 चैप्टर में, जो कि पुरानी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा, नई बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे पहले 3 गांव किराए पे लिए, फिर वहां पर अपने व्यापारिक पोर्ट बनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने देखा कि भाई व्यापारिक पोर्ट होने लगे, इतने व्यापार होने लगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सैनिक रखने शुरू कर दिए। फिर अपनी पूरी कॉलोनी धीरे धीरे वहां पर वो बसाने लगे। इस तरीके से वो इतने ताकतवर हो गए एक समय के बाद में, इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने कब्जा लिया। आप सभी को ध्यान रखना है। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पुराने जो गाँव थे या जो शहर थे, नगर थे, वो अंग्रेजों के आने से कमज़ोर हो गए और अंग्रेजों ने जिन-जिन क्षेत्रों को जो समुद्र के किनारे थे और इसके अलावा जो बीच व्यापारिक मार्ग पे स्थित थे, उनको ज़्यादा विकसित किया। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता का मतलब सिंपल सा होता है, जब आपकी भावनाओं को भड़काया जाता है और साथ ही साथ आपके बीच में मतभेद पैदा करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाया जाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाती है। क्या कारण है? एक ही राष्ट्र में किसी किस्म के अनूठे समुदाय होते हैं, जिसका वर्णन तो आसान है, परंतु इसको परिभाषित करना मुश्किल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भई एक राष्ट्र के अंदर अलग तरह के लोग रहना काफ़ी मुश्किल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब ऐसा एक क्वेश्चन और आया ये। पुराने और वर्तमान जाति व्यवस्था के भेदभाव को दूर करने और उनमें क्षति हुई है और उनको पूर्ण करने के लिए राज्य की ओर से सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यानी सरकार के द्वारा जो जातीय भेदभाव है, उसको कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आम लोगों को आरक्षण के नाम से जाना जाता है, यानी कई लोग जो जाति की वजह से पिछड़ गए हैं, अब वो लोग भी बाकी लोगों की तरह विकास कर सकें, इसके लिए उनको उनको आरक्षण दिया गया है। रोजगार के क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है और सार्वजनिक मामलों के पक्ष में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कई सीटें जो है आरक्षित कर दी गई है, ताकि इन आरक्षण के लाभ से वो भी क्या कर सके, राजनीति में, शिक्षा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। और आज के ज़माने में हम देख रहे हैं लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सभी के चुनावों में इनको आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण मिलने से क्या हो रहा है? क्या जातीय भेदभाव खत्म हो पा रहा है? तो इसका आंसर है काफ़ी हद तक कम तो हो गया है, खत्म तो नहीं हो पाया। खत्म तब तक नहीं होगा जब तक मनुष्य जो है अब पूरी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की ओर से कौन-कौन से ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे जाति व्यवस्था का जो भेदभाव है वो कम हुआ है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, लोग स्थानीय समृद्ध विचारों से प्रभावित ना होकर सार्वभौमिक जगत व उनके मूल्यों को मानते हैं। आपके व्यवहार और विचार से आपके परिवार, जनजाति समुदाय द्वारा तय नहीं किया होगा। यानी जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, वो आपके परिवार या आपके समाज के लोगों ने बल्कि बल्कि जो पहले से चले आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। परंतु आज के जो व्यावसायिक लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उसमें थोड़ी-सी लिबर्टी आए। चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो हमारे पर्दा प्रथा की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं। तो जो क्या-क्या जो व्यवसाय आपके माता-पिता ने किया है, क्या आप भी वही व्यवसाय करेंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कुछ अच्छा करे, हमसे बेहतर करे और खूब तरक्की करे। तो ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, हाँ, यहाँ से देखो, ये जन्म आधार पर है। जैसे हमारे पिताजी की जाति जो थी, उन्हीं जाति के हिसाब से वो काम करते थे, हमारे दादा भी ऐसे थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में आधुनिकता बढ़ गई है, शिक्षा का प्रचार हो गया है, शिक्षा के माध्यम से हम अलग-अलग वित्तीय व्यवसाय को चूज़ कर सकते हैं। तो निवास स्थान और वंश के आधार पर परिवार किस प्रकार के बारे में बताए गए हैं, तो आपको ये बताना है। जनसंख्या के संक्रमण का सिद्धांत क्या है, आपको ये भी बताना है और इसके साथ-साथ ये जो चैप्टर है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। अभी इसके अलावा कुछ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है, तो ये आपको करना नहीं था, आप सभी को याद रखना है। हाँ, सूचना के अधिकार को लेकर आजकल में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में राजस्थान में सूचना के अधिकार की माँग हुई थी और उसके बाद में जो है धीरे-धीरे हम देखें देश के व्यापक आंदोलन चला और देश में भी इसको लागू कर दिया गया। आज के ज़माने में सरकारी कोई भी कार्य होता है और वो बिल्कुल डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो जनता सरकार के खिलाफ आरटीआई लगा देती है। तो इस आधार पर सूचना के अधिकार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? यदि आप चाहते हो आपको जानकारी मिले, सरकार के द्वारा आपको जानकारी दी जाए किसी भी विषय को लेकर, तो वो जानकारी आपको मिल जाती है। और सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान क्या किया गया है, तो ध्यान रखना, सन 1990 के दशक में राजस्थान में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ पर मज़दूरों को कम सैलरी पे काम दिए करवाया जा रहा था, जिसके बाद मज़दूरों ने आंदोलन किया और आगे चलकर 2005 में ये कानून बन गया है। ध्यान रखना आप सभी को, और ये पूरे देश पे लागू करवा दिया गया है। आदिवासियों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वनों में उनको घुसपैठ नहीं किया दिया जाता या फिर उनकी संस्कृति, उनके जो रोज़गार के अवसर हैं, वो धीरे-धीरे उनसे छीनते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आप सभी को याद रखना और ये पेपर आपका इस तरीके से हो जाता है समाप्त। तो क्वेश्चन थे आपके।
और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे-कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें।